जयपुर से दिल्ली तक पॉलिटिक्स हाई। राजस्थान का सियासी संकट, दिल्ली से निकलेगा समाधान। At least you are discussing the president election of Indian National Congress. You cannot even discuss any president election of any other party in this country. सीएम गहलोत दिल्ली जाएंगे, सचिन पायलट दिल्ली में मौजूद। दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और 102 विधायकों की भावना संगठन को, नेतृत्व को बतानी होगी तो सारी बताएंगे। केसी वेणुगोपाल ने कहा, 1-2 दिन में सब कुछ हो जाएगा सामान्य। There is no drama is happening in Rajasthan. Everything will be clear within 1 or 2 days. This is you, the media people thinking that is a drama. Okay. सीएमआर में सीएम से मिले कई मंत्री और नेता। स्पीकर सीपी जोशी जी भी मिले हैं, मैं भी मिला हूं, डोटासरा जी भी वहीं पर थे, धारीवाल जी भी वहीं पर थे, महेश जी भी वहीं पर थे, रफीक खान भी थे, सब लोग, कई लोग मिले हैं। जयपुर की कलह, दिल्ली में सुलह। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान के संकट पर सियासत और सियासत पर आए संकट दोनों चरम पर है। अब केंद्र बिंदु इसमें दिल्ली हो गया, क्योंकि ये संकट भी दिल्ली पहुंच गया और 2 राजस्थान के नेता जिनकी अदावत सालों पुरानी मानी जाती है, वे भी दोनों दिल्ली पहुंच रहे हैं। सचिन पायलट पहले से दिल्ली में हैं, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली जा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत और सोनिया गांधी की मुलाकात जल्द होने की चर्चाएं हैं। गहलोत आज रात 9 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। यह खबर प्राइम टाइम से ठीक पहले आई, लेकिन इस पर दिन भर संशय बरकरार रहा कि अशोक गहलोत दिल्ली कब जाएंगे। पहले 12 बजे जाने वाले थे, उसके बाद 7 बजे, फिर 8 बजे और अब खबर है कि 9 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। गहलोत दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे, तो सचिन पायलट दिल्ली में मौजूद है। अब आलाकमान इनका समाधान कैसे निकालेगा, यह आलाकमान पर है, क्योंकि संकट के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद अशोक गहलोत के लिए नामांकन को लेकर स्थितियां अभी भी साफ नहीं है। हालांकि केसी वेणुगोपाल का बयान आया, उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। तो इंतजार इस बात का करना होगा कि 1-2 दिन कब आते हैं, क्या वाकई 1-2 दिन बाद ही, या फिर 4, 5, 10, 15 दिन बाद, या फिर कभी नहीं आते। इसे लेकर अलग अलग चर्चाएं हैं। आज इसी को लेकर के सबसे बड़ी चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊं उससे पहले आज के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल है, दिल्ली से ही समाधान का फॉर्मूला क्या निकलेगा? सबकी निगाहें दिल्ली की तरफ हैं। 10 जनपद पर बैठकों का दौर है। एके एंटनी से भी मुलाकात आज सोनिया गांधी की हुई, तो सचिन पायलट पहले से दिल्ली में, मुख्यमंत्री भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। ऐसे में चर्चाएं वाजिब हैं। सवाल नंबर 2 कि क्या सियासी संकट से फायदा किसी को होगा, तो वो कौन है, किसको फायदा होगा? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि सभी ग्रुपों की निगाहें इस संकट को लेकर के है। नेता लगातार बयान भी दे रहे हैं, तो विपक्ष भी लगातार इस पर बयानबाजी कर रहा है। ऐसे में सवाल नंबर 3 भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि राजस्थान में विपक्ष की भूमिका में है, उसके लिए यह कितना बड़ा अवसर है। यह सवाल महत्वपूर्ण है, चर्चा करेंगे। और चर्चा से पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवाना चाहते हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं, खास मेहमानों के पास लौटे। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर देख लेते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे में कुछ बदलाव हुआ है। बदलाव यह है कि सीएम अशोक गहलोत अब रात 8 बजे के बजाय रात 9 बजे दिल्ली रवाना होंगे, प्राइम टाइम खत्म होने के बाद ही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में रात्रि विश्राम करेंगे और कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोनिया गांधी से मुलाकात होने की जानकारी सामने आ रही है। यह मुलाकात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगी। मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और फिलहाल अपने दर्शकों को हम बता दें कि हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है, और उस पैनल का तारुफ मैं आपसे करवा दूं। राजस्थान के आज की सबसे बड़ी डिबेट, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान के सियासी संकट का हल क्या राजधानी दिल्ली से निकलेगा, क्योंकि सबकी निगाहें दिल्ली पर आकर के टिक गई हैं। हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं जो जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और राजनीतिक विश्लेषक। निरंजन पोद्दार भी हमारे साथ हैं, जो राजनीतिक तौर पर आखिर किसको फायदा किसको नुकसान का आकलन आप दर्शकों को बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं डॉक्टर वरुण पुरोहित साहब आपसे, क्योंकि पूरे देश की निगाहें आप लोगों पर टिकी हुई हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है कांग्रेस पार्टी में। क्या जैसा आज केसी वेणुगोपाल कह रहे थे 1-2 दिन में समाधान हो जाएगा, और होगा तो कैसे होगा? वरुण पुरोहित जी।
वेणुगोपाल का है, सबको मालूम है 30 तारीख को आखिरी तारीख है फॉर्म भरने। तो 30 तारीख की शाम को कौन कौन कांग्रेस अध्यक्ष का फॉर्म भरता है नहीं भरता है, उससे स्थिति क्लैरिफाई हो जाएगी। अगर अशोक गहलोत जी भरते हैं फॉर्म तो वो अध्यक्ष बनने के बाद वरुण पुरोहित जी की आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं गुजारिश करूंगा कि वरुण जी की आवाज साफ करवाएं। निरंजन पोद्दार जी के पास जाता हूं। जब तक वरुण जी आपकी आवाज स्पष्ट आने लग जाए, प्रदेश के लोगों को भी साफ सुनाई दे और देश के लोगों को भी जो सब आपकी बात को सुनना चाहते हैं। निरंजन पोद्दार साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो संकट है वो 2-4 दिन में सुलझ जाएगा? केसी वेणुगोपाल का बयान, सीएम का दिल्ली जाना, सचिन पायलट का दिल्ली में मौजूद होना, तमाम जो परिस्थितियां हैं उसको आप कैसे देख पा रहे हैं पोद्दार साहब? देखिए हेमंत जी, मेरे हिसाब से अभी ये जो तूफान आया था कांग्रेस के राजनीति के अंदर, ये तूफान धीरे धीरे शांत हो रहा है। और जैसा मैंने आपको कल भी कहा था कि धीरे धीरे अब ये जो हाई कमांड है वो भी अभी इस स्थिति में नहीं है कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी के साथ टकराव मोल ले और उनको कहीं ना कहीं नाराज करे या उनको दूसरा गुलाम नबी आजाद या कैप्टन अमरिंदर सिंह उनको दूसरा साबित करे। तो इसलिए इसको जो जिस तरीके से आला कमान की फजीहत हुई है और उसके बाद में इनको एक कड़वा घूंट पी करके मामले को शांत करना इनकी मजबूरी था। और उसी स्थिति के अंदर ये स्थिति अब धीरे धीरे करके चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने अपनी राजनीति की जो जादूगर कहे जाते हैं और उन्होंने जो राजनीति की अपनी बाजीगरी आला कमान को दिखाई है या तमाम जो राजनीतिक जमात है उनको उन्होंने अपनी राजनीति की कलाबाजी दिखाई है, इसको देख करके आज सब लोग इस चीज को देख रहे हैं। और अब जिस तरीके की जो संभावना लग रही है वो यही लग रही है कि राजस्थान को अभी ये अस्थिर नहीं करेंगे, अशोक गहलोत जी को ही शायद मुख्यमंत्री यहां स्थापित रखेंगे। और कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो माथापच्ची है उसके अंदर जैसे अभी कुछ नाम चल रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी के नाम चल रहे हैं और तमाम जो नाम चल रहे हैं उसके अंदर भी माथापच्ची हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई अब कांग्रेस आला कमान राजस्थान को धीरे धीरे करके, वही जो मैंने आपको कल कहा था कि ना तुम हारे ना हम हारे, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, जिस तरीके से केसी वेणुगोपाल जी ने आज केसी वेणुगोपाल जी ने आज जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया है कि भाई राजस्थान के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ या जो भी है सब कुछ स्थितियां सामान्य है, उन्होंने तो कहा ये उसी दिशा में, और ये भी कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही है। आप देखिए दूसरे क्या कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाते हैं तो चर्चाएं होती है, क्या पता भी नहीं चलता, सीधे तौर पर बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस में ही एक चर्चा होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के चुनाव होता है, लोकतांत्रिक चीजें हैं जो कांग्रेस में ही बची हैं। जी पोद्दार साहब, आपकी बात कंप्लीट हो गई क्या? बोलिए। और एक बीच में मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूं पोद्दार साहब, और मैं आपसे दरअसल ये जानना चाहता हूं कि आपने एक बात का जिक्र किया कि आला कमान अगला कोई कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं चाहता है, तो क्या अशोक गहलोत से आप अमरिंदर सिंह की तुलना कर रहे हैं? क्योंकि अशोक गहलोत 1980 में पहला चुनाव जो है लोकसभा का उन्होंने लड़ा था और वो जीत करके आए थे। मारवाड़ के अंदर बड़ी विपरीत परिस्थितियों में अशोक गहलोत अकेले जो शख्स थे जिन्होंने सीट निकाली थी मारवाड़ की, जोधपुर की, और उसके बाद लगातार 5 बार सांसद रहे और उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा को लेकर के आज तक कभी सवाल नहीं उठा है। कैप्टन का आना जाना पहले भी लगा रहा था। जी देखिए हेमंत जी, अगर इस बात की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह उस समय के कांग्रेसी रहे हैं जब पंजाब के अंदर बादलों का एक आधिपत्य हुआ करता था। मैं बात कर रहा हूं इंदिरा गांधी के जमाने के। और जिस तरीके से पंजाब के अंदर बादलों से लड़के कैप्टन साहब ने कांग्रेस को वहां पे जिंदा रखा या खड़ा रखा, तो इससे आप उनकी राजनीतिक पकड़ की या कहूं या एक जो उनका पटियाला घराना है नहीं है, लेकिन वो पहले भी कांग्रेस से बाहर जा चुके छोड़ के और फिर वो वापस आए। आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल सर, मैं आ ही रहा हूं, आप कंप्लीट कीजिए सर पोद्दार साहब। जी तो मेरा कहने का तात्पर्य यह था, लेकिन जो आपने अभी जो 4-5 दिन से पहले जो जिस तरीके से अभी राजस्थान के अंदर जो उठापटक हुई, जो उथल पुथल हुई, या यूं कहें कि एक राजनीतिक भूचाल है हेमंत जी, ये उसी दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम था। जिस तरीके से यहाँ पे हाई कमांड के जो ऑब्जर्वर थे नाराज होकर के गए, उन्होंने कहा एक अनुशासनहीनता है, और उसके बाद में दिल्ली पहुंच करके चतुराई से एक ऐसी लिस्ट, एक ऐसी रिपोर्ट बना करके भेजी जिसके अंदर अशोक गहलोत जी को क्लीन चिट दे दी गई और जो जिन बागी विधायकों को नोटिस भी थमाया उनके ऊपर भी शोर शराबा ज्यादा नहीं है, बातचीत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य हेमंत जी ये केवल इस भूचाल को शांत करने की तरफ। ठीक है वरुण पुरोहित साहब, दिल्ली के पास समाधान निकल जाएगा क्या? और जैसा आप कह रहे थे कि जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तस्वीर साफ हो जाएगी या फिर ये जो संकट है वो टल जाएगा, लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये क्या सिर्फ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की लड़ाई थोड़ी है जो समाधान निकल जाएगा, ये मुख्यमंत्री की लड़ाई भी है।
हेमंत जी, राजस्थान के अंदर पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि अशोक गहलोत जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और आपने भी कहा गुलाम नबी जी आजाद से कोई तुलना नहीं है, कोई किसी पार्टी छोड़ के वो जाने वाले नहीं। ठीक है। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं, राजस्थान में शुरू से प्रारंभ से सुखाड़िया जी के जमाने से हरिदेव जोशी, रामनिवास मिर्धा हो, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी हो, तो ये सब चलता रहा है। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है। विधायकों की एक वॉइस होती है, वॉइस ऑफ डिसेंट भी होती है। मैं देखिए 100 विधायक है तो सबकी अलग अलग पसंद हो सकती है, ये डेमोक्रेसी है। इसलिए 8.5 साल में मोदी काल में ऐसा मानसिकता घुमाने की कोशिश की गई है कि अगर कोई वॉइस ऑफ डिसेंट करता है तो अनुशासनहीनता है, हल्ला मचाने लग जाते हैं। अरे भाई यही तो राजनीति होती है। आप हर चीज को, पुलिस या पार्टी तो है नहीं कांग्रेस, एक आदमी ने कह दिया वैसे भेड़ बकरी जैसे हाकेंगे, ये डेमोक्रेसी लोकतंत्र हो। राजस्थान की जहां तक बात है, 30 तारीख को जैसे ही फाइनल हो जाएगा कांग्रेस अध्यक्ष पद का, ये सब चीजों का पटाक्षेप हो जाएगा। और राजस्थान में देखिए कहीं संकट नहीं है, सरकार को कहीं संकट नहीं है। देखिए राजनीति में हेमंत भाई, राजनीति में जो भूल करता है उसकी कोई माफी नहीं होती है। आप देखिए राहुल गांधी जी अगर मनमोहन सिंह जी के सेकंड टेन्योर में प्रधानमंत्री बन जाते तो आज ये स्थिति नहीं होती। सचिन पायलट जी भाजपा से कोलैबोरेशन करके उनके साथ कुछ विधायक अगर मानेसर 1 महीने नहीं जाते तो आज ये स्थिति नहीं होती। और अडवाणी जी मोदी जी को प्रमोट नहीं करते तो आज अडवाणी जी की ये स्थिति नहीं होती। तो राजनीति में जो एक बार कदम एक ऐसा गलत या सही होता है वो आगे चलता है, उस हिसाब से चलता है। अशोक गहलोत जी ना तो आला कमान को आंखें दिखाई है जैसा प्रेजेंटेशन किया जा रहा है, विधायकों को नहीं जब समझ में आई कि फटाफट, देखिए एक चूक तो हुई है सेंट्रल सिस्टम से कि आपने फटाफट ऑब्जर्वर भेजे और फटाफट से ये कर लो वो कर लो, तो डेफिनेटली इस बात में आपको कोई ना कोई तो फिर आप ये बताइए ना कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो जो रिपोर्ट सौंपी गई और 3 लोगों को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया वो ठीक है क्या? वो जिम्मेदार हैं क्या, या उनके अलावा भी कुछ लोग जिम्मेदार हैं जो बच गए हैं? देखिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। ऑब्जर्वर आए, उनको लगा कि अनुशासनहीनता है तो उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को सबमिट कर दी। A.K. एंटनी जी ने जो संयोजक है हमारी अनुशासन समिति के, उन्होंने उसको संज्ञान में लिया, उनको नोटिस दिया। यही तो एक प्रक्रिया होती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस की। अब वो जो जवाब देंगे, मेरा सवाल ये था कि क्या इसमें सिर्फ 3 लोग ही इन्वॉल्व हैं जिनके आधार पर ये क्यों नहीं पूछा जाए कि बाकी लोग भी हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी क्या? नहीं, वो डिस्कस होगा। सारे विधायक अगर सीपी जोशी के यहाँ पे जाते हैं सीधे तौर पर तो पहले से पता होगा ना सीपी जोशी को कि मेरे यहाँ पर विधायक आ रहे हैं। आधे घंटे में खाना कौन सा जयपुर का हलवाई जो है 90 लोगों का बना करके तैयार करके दे देता है जो डिनर हो जाए वहां पर? हेमंत जी वो स्पीकर हैं, तो ये तो पहले से तय होगा ना, स्पीकर भी इसमें होंगे ना। मैं सीधे तौर पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन वो सवाल उठा रहा हूँ चर्चाओं में सर, जो जयपुर की राजनीति में पूछा जा रहा है कि वो हलवाई तो बता दीजिए जो आधे घंटे के अंदर सारा खाना तैयार करके दे देता है, सीपी जोशी के आवास पर पहुंचा देता है और वहां पर विधायक डिनर कर लेते हैं। पहले से पता होगा ना इतने लोग आने वाले हैं, इतने लोगों का खाना बनेगा, ये तय तो होगा ना। और वो लोग सीधे सीएलपी की बैठक में नहीं जाएंगे, सीपी जोशी के पास जाएंगे, ये भी तो तय होगा ना, तभी तो ये पूरा तामझाम होता है। देखिए आधा घंटे में तय नहीं हुआ। शांति धारीवाल जी के जहाँ मीटिंग हुई काफी देर चली, उसके बाद जब सीपी जोशी गए होंगे तो इन्फॉर्मेशन गई होगी। ये तो प्रोटोकॉल होता है कि अगर स्पीकर के जा रहे हो, राज्यपाल के जा रहे हो, मुख्यमंत्री के जा रहे हो तो प्रोटोकॉल में सूचना दी जाती है इतने विधायक आपके पास आ रहे हैं। हाँ, हो सकता है उन्होंने तो ये दिन में ही तय हो गया होगा कि सीएलपी की बैठक जो रात को 7 बजे 8 बजे तक की बात आ रही थी उसमें नहीं जाकर के डॉक्टर सीपी जोशी के आवास पर जाएंगे, ये तो पहले ही तय हो गया ना। तो कुछ लोग और इन्वॉल्व होंगे आपके मुताबिक, ठीक है सर, वो आपकी बात है। एक और में, आप तो खुद मारवाड़ से आते हैं, जो मारवाड़ की जो आवाज मदेना परिवार के भीतर से आ रही है उसे भी आप वॉइस ऑफ डिसेंट कहेंगे, जिसमें आपके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसमें ये कहा गया कि अनुशासनहीन है, उसे भी आप वॉइस ऑफ डिसेंट मानते हैं? राजेंद्र की आवाज को भी आप वॉइस ऑफ डिसेंट मानते हैं क्या? देखिए वॉइस ही तो है, यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र जो कह रहे कि डोकरा है, दिमाग खराब हो गया उसका, ये वॉइस ऑफ डिसेंट कहा जाता है इसे, या फिर कोई और वॉइस कहा जाता है? शब्दों का चयन तो देखो, गरिमा मर्यादा रखना इनका फर्ज होता है, अगर कोई नहीं रखता है तो इसलिए अगर यही वॉइस ऑफ डिसेंट है तो फिर क्या आलाकमान मर्यादित शब्दों का खड़ा हुआ है? पोदार साहब एक कमेंट करना चाहूंगा, उसके बाद मैं जाता हूं चतुर्वेदी जी के पास। मर्यादित शब्दों का चयन हेमंत भाई सबको रखना चाहिए। धर्मेंद्र राठौड़ जो कह रहे हैं, अब आप उनका ट्वीट देखिए, उसे भी आप वॉइस ऑफ डिसेंट मानेंगे क्या? मेरे पास वरुण जी सीधे आपको उम्मीद है तो आप हेमंत जी ये भी इनसे पूछिए कि ये लोकतंत्र तो 3 लोगों को नोटिस क्यों दिया है? हाँ, उन लोगों ने ऐसा क्या किया है, ऐसा क्या दुस्साहस किया कि उनको नोटिस दिया गया अनुशासनहीनता को? सचिन पायलट को लेकर के वो एक और वॉइस ऑफ डिसेंट आ रहा है, वो मैं सुना देता हूँ। आप ही के पार्टी के भीतर से है,
सचिन पायलट पर प्रसादी लाल मीणा ने सबसे बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी की गोद में बैठा हो वो सीएम पद पर मंजूर नहीं, पायलट बने सीएम तो पंजाब जैसे हालात होंगे। ये हम बात कर रहे थे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जैसे उन्होंने कहा है कि हम 1 साल पहले चुनाव लड़ने के लिए तैयार, लेकिन सीएम पद पर पायलट मंजूर नहीं। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, प्रसादी लाल मीणा का ये बड़ा बयान। चलिए वापस से चलते मेहमानों पर, एक टिप्पणी दे दीजिए इस पर पुरोहित जी। हेमंत भाई आपने प्रसादी लाल जी की बात की। प्रसादी लाल जी बहुत पुराने एक बार मैं सुना देता हूँ क्या कुछ उन्होंने कहा है। नहीं मैंने एक बार सुन लेते हैं ना, वॉइस ऑफ डिसेंट के तौर पर ही सही सुन लेते हैं जी। बीजेपी की गोद में जा बैठी, अमित शाह के ऑफिस में जा बैठी, अमित शाह के घर रहे, हरियाणा पुलिस का जिनके पैरा रहा, उनको सीएम बना देंगे। राजस्थान की जनता हमको छोड़ेगी, फिर बाकी हम जीत के आ जाएंगे दोबारा। कोई नहीं जीतेगा, पंजाब जैसे हालात हो जाएंगे यहाँ। तो अमित शाह के आदमी को बनाना हो गया। तो अमित शाह जिसकी पैरवी कर रहा है बीजेपी। सतीश पूनिया का स्टेटमेंट है कि सचिन पायलट के लिए अब भी हमारे दरवाजे खुले। क्या है, व्हाट इज दिस, क्या है, क्या नाटक है देश में। तो जिन्होंने कांग्रेस को सरकार गिराने की कोशिश की उनको हम पसंद नहीं करते। हो जाए तो अच्छा, हम इस्तीफा देंगे, 1 साल बाद चुनाव लड़ेंगे, 1 साल पहले चुनाव लड़ लेंगे, उसके लिए भी तैयार हैं। अच्छा, 1 साल बाद में चुनाव होगा, उसके लिए आज भी हम इस्तीफा मंजूर करा के चुनाव लड़ने को तैयार। और ऐसे नहीं, जिन लोगों ने बीजेपी के साथ एमपी में सरकार गिराई वही लोग हैं। तो सीधे तौर पर ये पहला जो है वॉइस ऑफ डिसेंट का ही उदाहरण माने इसको। क्या पुरोहित साहब क्या कहेंगे इस बयान पर? पंजाब जैसे हालात, अभी आप कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए ये कैबिनेट मंत्री का बयान है। मेरी बात सुन लो आप हेमंत भाई, मैंने कहा यही लोकतांत्रिक प्रोसेस है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है हिंदुस्तान के अंदर। ये कोई जिसको जो अपना लग रहा है, उन्होंने सही जो बात कही है उनको अच्छी लगी है, उनके समझ में आ रही है वो बात उन्होंने कही है, तो इसमें गलत क्या है? ये थोड़ी, मैंने यही तो कहा है, ये वो सोने वाला भारतीय जनता पार्टी नहीं है कांग्रेस। कितना ही खराब हो लेकिन आपकी नजर में डिसेंट है। ठीक है, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं आशीष जी क्या टिप्पणी है आपकी, क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि जो आदमी अमित शाह का आदमी है उनके संपर्क में, उनको हम सीएम कैसे बना देंगे? क्या नाटक चल रहा है ये देश में? व्हाट इज दिस? देखिए हेमंत जी, जो निर्णय करना है वो कांग्रेस को करना है। अगर आपने उनको इस तरह से बोला है, मैं वरुण जी को भी सुन रहा था, वरुण जी बोल रहे थे कि भाजपा से उन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ है, तो भाई आप निकालते क्यों नहीं है? जरा कि नोटिस उनको भी दे दीजिए। फिर आपने उनको पार्टी में रखा हुआ क्यों है? आप वॉइस ऑफ डिसेंट की बात करते हैं और ऐसे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं आप, आंतरिक लोकतंत्र की, जिसमें आपका पूरा तंत्र सड़ चुका है, गल चुका है। आपके 8 साल में 9 मुख्यमंत्री आपकी पार्टी को छोड़ करके जा चुके हैं। ये वास्तविकता है जो आप स्वीकार नहीं करते हैं। और हेमंत जी आज बहुत अच्छा जो है एडिटोरियल लिखा है वेद प्रकाश वैदिक जी ने, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जनता को पता पड़ना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि राजस्थान के सीएम लाख मना करें, उन्होंने अपने कांग्रेस एमएलए को नहीं भड़काया है, लेकिन उनकी बात पर कौन भरोसा करेगा? किसी भी पार्टी में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। पहले भी कई बार दल बदल हुए हैं, सरकारें गिरी है, लेकिन किसी पार्टी की इज्जत इस तरह से नहीं गिरी जैसी कांग्रेस की गिरी है। आपने पर्यवेक्षक बुलाए, आपके एमएलए गए नहीं और आपने उनको नोटिस दिया है। आप बताए, आपकी पार्टी नोटिस दे रही ना। और हेमंत जी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी वेणुगोपाल जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि समाधान निकल जाएगा, 1-2 दिन में हल निकल जाएगा। आप देखिए राजस्थान की जनता इनकी अंतरकलह से, इनके आपसी मनमुटाव से पिछले 4.25 साल से पीड़ित है। 4 साल से आप देखिए, इसका पूरा खामियाजा राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। सरकार की कोई प्रायोरिटी नहीं है जनता को लेकर के, इनकी सारी प्रायोरिटी सरकार बचाने को लेकर के है। आप देखिए राजस्थान में इतना भ्रष्टाचार है, इनके विधायक, इनके मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि आपने 4000 करोड़ के घोटाले किए हैं। बताइए, आपका मंत्री कर रहा है ना, अगर वो झूठा है तो उसको बर्खास्त कीजिए। आपकी मंत्रिमंडल में कैसे बना हुआ है वो बताइए मंत्री। पुरोहित साहब जवाब दीजिए जल्दी से बिल्कुल। देखिए हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी तो आपने देखा किस प्रकार से विलाप कर रही है, किस प्रकार से इनको रुदन लग रहा है। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूरे देश में सरकारें गिरा रहे थे, राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने सरकार गिरने नहीं दी ना। सर सुन तो लो, अशोक गहलोत जी ने सरकार गिरने नहीं दी, इसलिए विलाप कर रहे हैं बार-बार यही बना है। अरे वरुण जी, राजेंद्र गुड़ा जी ने 4000 अरे भाई मैं तो बीच में नहीं बोला। आशीष जी आप विलाप क्यों कर रहे हो? आपको इतनी पीड़ा क्यों है? इसलिए है कि सरकार गिरा नहीं पाए राजस्थान की, इसलिए परेशान हो। सरकार गिराने की जरूरत ही नहीं है, जनता आपको पूरी तरह निपटाएगी। वरुण जी, राजस्थान की जनता आपसे पीड़ित है और आपको पूरी तरह निपटाएगी 2023 के चुनाव में या उसके पहले चुनाव होंगे।
जनता की बात कर रहे हो? आपके खुद की पार्टी में कैलाश मेघवाल जी उठ के नहीं जाते विधानसभा से, वसुंधरा जी को आप साइड लाइन करते हो, गुलाब चंद जी कटारे जी क्या स्टेटमेंट देते हैं? उसका तो कंट्रोल नहीं है पार्टी पे। बात कांग्रेस की बात करने चले हो, कांग्रेस में लोकतंत्र है, आपकी जैसे नहीं है कि एक आदमी आपके अरे लोकतंत्र आपको मुबारक हो, आपके दो आदमी चुनाव लड़ेंगे कभी? आपको ही दो आदमी चुनाव लड़ेंगे आपकी पार्टी अध्यक्ष के, दो आदमी चुनाव लड़ेंगे आप पार्टी अध्यक्ष पे। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आपके पार्लियामेंटी बोर्ड में इलेक्शन होता है पंजाब में क्या वो सबने देखा है, आपका हाल देखा है सबने, और आगे भी जनता दिखाएगी। बोल सकते हैं वो संसदीय दल में इलेक्शन होता है, आपके पार्टी में कभी 2 इलेक्शन लड़ेंगे 2 आदमी? जवाब दो इस बात के लिए। आपकी पार्टी में ऐसा कुछ है नहीं, आपकी पुलिसिया पार्टी है, हमारी पुलिसिया पार्टी नहीं है। आप अपनी मानसिकता हमारे ऊपर ओलप करने की कोशिश करो, गलत बात है। हम नहीं मानेंगे आपकी मानसिकता को, हमने देश को चलाया है, आपके अटल जी ने भी चलाया। अटल जी की तारीफ नहीं करते हो आप, अडवाणी जी से मिलने नहीं जाते हो डर के मारे, ऐसी पार्टी नहीं है कांग्रेस पार्टी। आप ध्यान करिए इस बात को, हेमंत जी इनसे पूछिए ये अडवाणी जी से मिलने कब गए थे? जी सुन रहे अडवाणी जी से मिलने जाएंगे, ईडी लग जाएगी, सीबीआई मिल जाएगी शाम को। चतुर्वेदी जी, आसिफ चतुर्वेदी जी, काफी देर से आपको मौका नहीं मिला था, जवाब दीजिए आप। देखिए मैं सुन रहा था वरुण जी का फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे बोल रहा है, जिस तरह से देखिए देश के अंदर बोल रहा है, मेरे बीच में बोल रहे थे। अरे सुनिए ना वरुण जी, सुनने की ताकत रखिए, सुनने का धैर्य रखिए, आप तो अपना धैर्य खो रहे हैं। सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना, आप है क्या, आप है क्या? इतने दिनों बाद तो आप आए डिबेट में, आप क्या है मुझे पता है। अरे मैं आपको बताइए, प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं, प्रधानमंत्री उनसे मिलने जाते हैं, पार्टी का फ्रस्ट्रेशन आपसे मैं उम्मीद नहीं करता हूं सर, आपसे उम्मीद नहीं करता, किसी को भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, उन्होंने आप पर व्यक्तिगत नहीं की है, पार्टी के ऊपर टिप्पणी सियासी तौर पर उनका अधिकार है। जब हमने उनको यहां पर बुलाया बड़े सम्मान के साथ, और जितना सम्मान उनके प्रति है उतना ही आपके प्रति एक मेहमान के तौर पर हमारे यहां पर है। आशीष जी देखिए, हेमंत जी देखिए, कांग्रेस के सभी प्रवक्ताओं का फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे निकल रहा है। ये आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं भाई, आपके मंत्री विधायक आए दिन सरकार को कोसते रहते हैं, और ऐसा नहीं कि अभी 2 दिन से प्रकरण प्रारंभ हुआ है, पिछले 4 साल से लगातार सरकार के खिलाफ, अगर इनके पास 102 विधायक हैं तो आप देखिए 50 से अधिक विधायक इस सरकार के खिलाफ असंतोष जाहिर कर चुके हैं। आप देखिए, अगर हम बात करें खिलाड़ी लाल बैरवा जी की बात कर लें, चाहे हम दिव्या मदेरणा जी की बात कर लें, चाहे अमीन खान जी की बात कर लें, पूरे 40 से ज्यादा आपकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। बताइए, मतलब अगर हम बात करें केवल कांग्रेस विधायकों की तुलना करें, पोद्दार साहब मैं चाहता हूं कि एक तो ये सवाल यह है कि आखिरकार इस संकट से सबसे ज्यादा फायदा किसको है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर आप अपनी दिव्य दृष्टि डालिए। और दूसरा, जो प्रसादी लाल जी का बयान सुना, वो आपको भी क्या वॉइस ऑफ डिसेंट लगता है क्या? और इसके साथ साथ धर्मेंद्र राठौड़ का भी क्या वॉइस ऑफ डिसेंट वाला बयान है कांग्रेस पार्टी के भीतर? दिव्या मदेरणा का भी वॉइस ऑफ डिसेंट वाला बयान है। और अगर ऐसा है तो फिर कार्रवाई क्यों की जा रही है लोकतंत्र के हिसाब से? मैं सवाल उनसे भी पूछ लूंगा, आपकी नजर में क्या है? जल्दी से पोद्दार साहब, 1 मिनट है। देखिए, ऐसा है जी, मेरे हिसाब से एक राजनीतिक पार्टी के अंदर एक कोई आदमी अगर संवैधानिक पद पे या पार्टी के किसी पद के ऊपर है तो उसको बोलने का अधिकार निश्चित रूप से होता है, लेकिन उसकी एक सीमाएं होती है, और अगर वो सीमा से बाहर जाकर के कोई चीज बोलता है तो उसको अनुशासनहीनता की श्रेणी में लाया जाता है, कि ना कि उसको वॉइस ऑफ डिसेंस की श्रेणी में लाया जाता है, हेमंत जी। और इसके अंदर भी आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये बात तो कर रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी के अंदर एक लोकतंत्र है, इस वजह से हर आदमी अपने अपने विचार रखता है, अगर इतने ही अगर स्वतंत्र विचारों का अगर पार्टी सम्मान कर रही है तो मुझे एक बात बताइए, 3 विधायकों को इन्होंने नोटिस क्यों थमाया? फिर उन्होंने ऐसी क्या गतिविधि कर दी जिससे पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया? उन्होंने भी तो अपनी बात रखी है, उन्होंने ये कहा कि जी आप हमारे से पूछ करके मुख्यमंत्री बदलेंगे या जो भी करेंगे। ठीक है, पुरोहित साहब इसका जवाब दीजिए, जो पोद्दार साहब सवाल उठा रहे हैं। अगर ये वॉइस ऑफ डिसेंट है तो कार्रवाई क्यों हो रही है? अगर सचिन पायलट इतने गद्दार आपको लग रहे हैं तमाम लोगों को, जो पार्टी के भीतर से बयान आ रहे हैं, तो आलाकमान उन्हें क्यों आगे ला करके सीएम बनाना चाहते हैं? या तो आपकी पार्टी में सिर्फ वॉइस ऑफ डिसेंट बच गई है, लोकतंत्र बच गया, बाकी कुछ बचा नहीं है, सोचने समझने की क्षमता नहीं बची है, वजह क्या है? हेमंत जी, आप मुझे बताइए, माने सर नहीं गए थे क्या? नहीं, मैं इससे कब इनकार कर रहा हूं सर,
मैं तो कह रहा हूं गए थे तो फिर कार्रवाई करके बाहर कर देते। अब अगर धर्मेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं, प्रसादी लाल मीणा कह रहे हैं कि पंजाब जैसे हालात हो जाएंगे, ये तो फिर पार्टी के टूटने की नौबत आ गई है, सामने है सबके। कोई क्यों कहेगा कि ये डिसेंट पार्टी है? नहीं, पार्टी टूटने की कहीं प्रश्न नहीं है, कहीं सरकार नहीं जा रही है। आपके कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं अगर आलाकमान नहीं समझे पंजाब जैसे हालात कर देंगे, बताइए। आप हेमंत जी, आप सुखाड़िया जी के टाइम से कांग्रेस का पूरा पढ़ लीजिए, देख लीजिए। मैं तो पढ़ा हुआ हूं सर, ऐसे बयान कभी नहीं आए, और खासतौर पर राजस्थान के इतिहास में, कांग्रेस के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इस तरह से अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ इस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कीचड़ उछाला जा रहा है। नहीं, कीचड़ नहीं उछाला जा रहा। कोई कह रहे हैं अनुशासनहीन है, कोई कह रहे हैं भ्रष्टाचारी है, कोई कह रहे हैं गद्दार है। ये क्या है सर? इसको तो वही सब डिसेंट कौन मानता है, कौन नहीं मानता, पता नहीं है, तो आप ही लोग जानते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया, मैं माफी चाहता हूँ, समय नहीं बचा है, नहीं तो मैं इसको और आगे करता। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। पुरोहित साहब आपका भी, और चतुर्वेदी जी आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी, पोद्दार साहब आपका भी। कुल मिलाकर के सियासत अभी जिस दौर से राजस्थान की गुजर रही है, आलाकमान की निगाहें तो हैं ही, देश भर की निगाहें भी है। एक शायर ने ठीक ही कहा है कि कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और क्या सियासत, यह अभी कोई नहीं जानता। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि आखिरकार राजस्थान कांग्रेस की स्थितियां क्या होगी, ये जो घमासान मचा है वो सुलझ पाएगा या नहीं सुलझ पाएगा। नमस्कार।